अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, हम देख रहे हैं कि मार्च से पहले ही लॉन्ग मार्चेस का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। सियासत में एक बार फिर जो है वो हलचल नजर आ रही है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर दिया है। इससे एक दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी के खिलाफ घोटकी से कराची के लिए मार्च शुरू कर चुकी है। रैलियों में हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से सख्त किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं। लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला भी जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी एक तरफ कह रहे हैं कि इस्लामाबाद जाकर हुकूमत पर हमला करेंगे, इस हुकूमत का खात्मा करेंगे, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया है कि बिलावल भुट्टो अपनी बाप की लूटी दौलत बचाने के लिए निकले हैं। शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत गिराना इनके बस की बात नहीं है। बहरहाल इस जो सियासी हलचल है इसका नतीजा क्या निकलेगा। ये लॉन्ग मार्च जो किया जा रहा है एक तरफ पीपल्स पार्टी की जानिब से, दूसरी तरफ पीटीआई की जानिब से सिंध हुकूमत के खिलाफ, इसके सियासी असरात क्या हो सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, तहरीके अदम एतमाद का जो मामला है, हम देख रहे हैं कि अपोजिशन के हर गुजरते दिन के साथ राबिते तो तेज हो रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी जो है हतमी तौर पर सामने नहीं आई। तो ये जो मामला है वो कहाँ तक पहुंचा, इस पर भी जरा आज डिटेल में बात करेंगे। बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट अतर काज़मी साहब ने, और इसके साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब भी। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का। एहतशाम साहब, आपकी अगर इजाज़त हो तो अतर काज़मी साहब से ही आगाज़ कर लेते हैं। अतर काज़मी साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि ये हम देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्चेस का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। अगर पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की बात करें तो 8 मार्च को इन्होंने पहुंचना है इस्लामाबाद, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई हिकमत अमली वाज़े नहीं है कि पहुंचकर क्या करेंगे, धरना देंगे या फिर ये जलसा करके वापस चले जाएंगे। आपको लगता है कि इसके कुछ सियासी असरात होंगे या हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा कर सकते हैं ये? देखिए, ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी ने अगर ये फैसला किया है कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर वो लॉन्ग मार्च करेंगे, सिंध से चलेंगे, इस्लामाबाद तक आएंगे, तो यकीनन इसमें उन्होंने मुशावरत की होगी और वो ये समझते हैं कि इससे एक सियासी तौर पे उनको कोई फायदा होगा। लेकिन क्या इससे इमरान खान को कोई नुकसान होगा? मुझे नहीं लगता कि इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में हुकूमत जाती रहेगी, इसलिए कि बिलावल साहब ने भी कहा है कि वहां पे जाके हम जमहूरी हमला करेंगे। उस जमहूरी हमले से मैं मुराद यही लेता हूँ कि वो तहरीके अदम एतमाद की तरफ इशारा कर रहे हैं या इन हाउस तब्दीली की बात कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च जाके वहां पे बैठना या किसी किस्म की इस तरह की सूरत हाल पैदा करना कि हुकूमत के लिए चलना मुश्किल हो जाए। ना पीपल्स पार्टी के पास इतनी स्ट्रीट पावर है कि वो इस तरह की कोई हरकत कर सकें, ना ही इस वक्त कोई माहौल ऐसा है कि इस तरह की कोई हरकत करके या इस तरह का कोई धरना देके उनको फायदा पहुंचेगा। तो मुझे यही लगता है कि ये एक सियासी एक्सरसाइज है, टू बी ऑनेस्ट, जो पिछले 3 साल से हम देखते आ रहे हैं उसी का ये एक कंटिन्यूएशन है। हुकूमत में के लिए इसमें कोई मुझे बड़ी मुश्किल या कोई बड़ी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। सही है। एहतशाम साहब, आपको भी यही लगता है जिस तरह से अतर काज़मी साहब बात कर रहे हैं कि पहले भी हमने देखा है कि एक पीडीएम बनी थी, हुकूमत जाने के अल्टीमेटम दिए जाते रहे, 11 जमातों का एक इकट्ठ था, कुछ नहीं हुआ, ये भी एक मामूल की सियासी एक्सरसाइज है? देखिए सोनिया, एक बात में तो बड़ा वज़न है कि जिस तरीके से 3.5 सालों में कंबाइंड अपोजिशन हो, अलहदा से पीपल्स पार्टी हो, अपने तौर पे नून वाले हों, ये गवर्नमेंट के लिए पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर कोई बड़ा जिसको कहना चाहिए सेटबैक देने के लिए या कोई बड़ा जिसको कहना चाहिए मुश्किल नहीं पैदा कर सके। अच्छा। अभी ऑप्टेक्सी लोग बड़ी बातें करते हैं कि जी दिखाने के लिए कुछ और है, करने के लिए कुछ है। अभी अभी ये बात कर रही थी कि आ रहे हैं भाई 38 पॉइंट का अथर उनके पास एक वो लेके आ रहे हैं मुतालबात। वो क्या मुतालबात हैं? फिर ये है कि इनको भी बड़ा वाज़े तौर पे पता है 2013 में जिस तरीके से इस्लामाबाद में कादरी साहब का धरना था और इमरान खान साहब का धरना क्या हुआ था। मतलब धरनों से हुकूमतें तो नहीं जाती, सबको पता है। अब सवाल पैदा होता है कि जो मुझे कंट्रडिक्शन अथर लगती है बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी के अंदर, एक तरफ वो कहते हैं कि जी असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी इस्लामाबाद में आके उखाड़ फेंकेंगे। शायद इनडायरेक्टली यही कि जी अदम एतमाद की बात है। अब अदम एतमाद के हवाले से भी सोनिया जो लेटेस्ट खबरें इमर्ज करके आई हैं वो ये हैं कि कल जिस तरीके से परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि जी पीटीआई की हुकूमत 5 साल के लिए आई थी, लिहाजा 5 साल मुकम्मल होने चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ आप देख लें सूरत हाल क्या है कि जहांगीर खान तरीन के बारे में जो लेटेस्ट इत्तलात पता चल रही हैं वो ये हैं कि पिछले दिनों जो हलचल नज़र आ रही थी ना, आपको कहा जा रहा था कि उनके साथ मामला ठीक नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी हद तक उन्होंने कन्विंस कर लिया है कुछ लोगों ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि भाई आप पंजाब बैटल ग्राउंड है, वहाँ पे इतना बड़ा प्लेयर है,
आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे और लोग उसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वो लोग जो आप ताने देते थे नून वाले कि जी एटीएम हैं, हमारे बंदे तोड़ रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, आज उनके साथ बैठे हैं कि शायद हमें कुछ मिल जाए। सोनिया, एक्सरसाइज बड़े पैमाने पे कर ली गई हैं, लेकिन बज़ाहिर लगता है कि नंबर गेम में भी कहा जा रहा है कि 11 से 12 लोगों की कमी है। अदरवाइज़ तो आप देख लें कि जिस तरीके से 3 पीटीआई के लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई, उन्होंने जाके अपनी क़यादत को बता दिया कि जी हमें हॉर्स ट्रेडिंग पैसा देने की ऑफ़र की गई है। कुछ लोग कहते हैं कि जी इसको आहिस्ता ना ले। मैं देख रहा था अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अथर अभी बात कर रहे थे कि जी कल और परसों बड़े अहम हैं। अभी देखिए वो भी सीधी बात नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी ठीक है हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि जी हमारा अपना एक मौक़िफ़ है, हम अल्टीमेटली हम खुद फैसला करेंगे। मतलब बीच में वो भी एक चीज़ छोड़ रहे हैं, दुर्फितनी जिसको लोग कहते हैं आमतौर पे, कि बता नहीं रहे कि करना क्या चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है एक चीज़ में तो कामयाब सोनिया वो हुए हैं कि मुसलसल हुकूमत को उन्होंने टोज पर रखा हुआ है, मुसलसल एक शदीद दबाव में रखा हुआ है। देखिए दबाव का नतीजा मुझे लगता है कि जिस तरीके से गोटकी से कराची तक मार्च किया उन्होंने, कराची तक का, शामद कुरैशी और असद उमर साहब भी गए, वो टिट फॉर टैग करने की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए मुश्किलात इस हद तक तो ज़रूर है कि वो आएंगे नहीं आएंगे। अच्छा, एक तो ये आ रहे हैं आज को 23 मार्च को, आप देख लें मौलाना फजल रहमान ने भी आना है। क्या यहाँ पे आके ये सारा फैसला करेंगे, नो कॉन्फिडेंस करना है, या ये कि आखिरी वक्त तक अपने पत्ते इस्तेमाल करते रहेंगे और पत्तों के साथ साथ बंदे तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे। एज वी स्पीक कहा जाता है कि इन्हें कामयाबी पीडीएम को कंबाइंड हो, पीपल्स पार्टी अलहदा हो, नून वालों को ना हो। एक चीज़ मैं बता दूं, नून वाले जो है ना वो इस बात पे बड़े परेशान है कि जो सारा सेटअप बन रहा है ना सर, वो कह रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा। अब जो बातें आ रही हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब के साथ जो मामला तय हुए कि जी उनको चीफ दे देंगे, वजारत पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री दे देंगे, साथ वो कह रहे हैं कि जी असम्बलियों को ऐसे ही रहने दें, इनको तैलीन ना करें। तो बात नवाज शरीफ साहब कहते हैं हमें इसमें क्या मिलेगा। ये तो पीपल्स पार्टी तो पहले ही मजे कर रही है, 2023 के बाद भी शायद कराची इनके पास ही रहे, लूजर तो हम हो गए। अब एक ये भी बात तैयार करने वाली है सोनिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर इनको हटा दें तो उसके बाद का सिनेरियो क्या होगा, क्या अरेंजमेंट होगा, सेटअप कौन लोग किस तरह से आएंगे। सही। अच्छा अतर काज़मी साहब, ये आपको क्या लगता है, जब जिस तरह से एहतशाम साहब भी बात करें कि तरीके अदम एतमाद का ऊंट आपको किस करवट जाता देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस वक्त अपोजिशन की जो सारी उम्मीदें हैं वो हम देख रहे हैं इत्तेहादियों से हैं। कल काफ लीग की जानिब से भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया गया, MQM भी अभी तक इवन बट्स के साथ बात कर रही है। और फिर सबसे अहम बात ये कि अभी इन्हें ये भी नहीं पता कि अगला अगर तहरीके अदम एतमाद बिल फर्ज करने कामयाब भी हो जाती है तो अगला सियासी सेटअप क्या होगा, इस हवाले से भी ज़ाहिर है कुछ क्लियर नहीं हुआ। तो ये ऊंट किस करवट बैठता देख रहे हैं आप? देखें, जब कोई किसी नजरिए के ऊपर तहरीक चल रही हो, जब मकसद ये हो कि असूली सियासत करनी है, पाकिस्तान को बचाना है और इमरान खान का रहना पाकिस्तान के लिए बुरा है, जब ये चीजें क्लियर हो तो फिर आपका मुस्तकबिल में जो प्लान होता है वो भी बिल्कुल वाज़ेह होता है। यहाँ पे जाती मफादात की सियासत हो रही है, चंद खानदान और उनके जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनकी सियासत को बचाने की कोशिश हो रही है। इमरान खान के खिलाफ बिलावल साहब रोज तकरीरें करते हैं, लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं, इमरान खान से 3.5 साल का हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन जो पीटीआई ने सिंध के अंदर लॉन्ग मार्च शुरू किया हुआ है वो भी बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि बिलावल तो असल में हुक्मरान है, वो 15 साल से सिंध के अंदर हुक्मरानी कर रहे हैं, उन्होंने अपना जवाब भी देना है। उनसे पूछा जाए कि क्या आप के साथ शामिद कुरैशी ने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा कि आए 3.5 साल का हम हिसाब देंगे, आप सिंध में 15 साल से बैठे उसका भी साथ दें। बिल्कुल, तो वो जो 38 नुकात लेके आ रहे हैं, मैंने कहा उस 38 नुकात को छोड़ दें जो उनके नाना का वादा था, रोटी कपड़ा मकान भी छोड़ दें, पूरे सिंध के अंदर कोई एक ऐसा जिला बता दें, कोई एक ऐसा शहर बता दें, चलें, और शहर नहीं एक मोहल्ला बता दें जिसमें बिलावल साहब जाके उस मोहल्ले के नलके से पानी पी लें। पूरे सिंध में, पूरे सिंध में अभी भी वो मिनरल वाटर की बोतल साथ रखी होती है और वो भी फ्रेंच मिनरल वाटर की, और वो तकरीरें कर रहे होते हैं अवाम के हकूक की। तो ये बात ये है कि ये जाती मफादात की जंग है और इसी वजह से इनको समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या, आगे आके हमारा क्या लाएअमल होगा, इसलिए कि जब इनको कोई रास्ता नजर आता है वहां पे इनके मफादात टकरा जाते हैं। जिसमें अभी एहतशाम साहब ने भी जिक्र किया कि मियाँ साहब पूछते हैं कि फिर हमारे लिए इसमें क्या है, जरदारी साहब पूछते हैं इसमें हमारे लिए क्या है, लेकिन जो ही इनको वो अदालतों में मुकदमात नजर आते हैं वहां पे इनके मफादात इकट्ठे होते हैं तो ये फिर मिलके इकट्ठे हो जाते हैं, फिर ये मिलके कहते हैं कि जी हम तहरीके अदम एतमाद लेके आएंगे। तो जो 3.5 साल में इनकी कारकर्दगी है उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो मुझे तो कोई ज्यादा इसमें कामयाबी होती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सारी सूरत हाल के अंदर अगर किसी ने फायदा उठाया है, अगर कोई मजबूत हुआ है तो वो इत्तेहादी और जहांगीर तरीन ग्रुप है, उनकी अहमियत बढ़ गई है, उनके लिए आगे निगोशिएट करना आसान हो गया है
और यही वजह है कि वो कोई क्लियर कट जवाब नहीं देते। वो कहते हैं जी हम आगे देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सही तो यकीनन हुकूमत तो प्रेशर में होगी, सही लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज और एक चीज़ जो मुनफरिद है सही कि इमरान खान और इनके बीच में, कि इमरान खान कहता है मैं असेंबलियाँ तोड़ूँगा और घर चला जाऊँगा, हाँ फिर मैं देखूँगा कि आप किस तरह हुकूमत बनाते हैं और क्या करते सही हैं। ठीक तो है ये बड़ा मसला है, ना सिर्फ ऑपोज़िशन के लिए, दूसरे लोगों के लिए। सही अच्छा एहतशाम साहब एक तनकीद ये भी होती है कि ज़ाहिर है एहतजाज करना तो अपोजिशन का काम होता है तो ये ठीक कर रहे हैं सिंध के अंदर जो गवर्नमेंट है वो जाकर एहतजाज कर रही है वो कहते हैं ऐसे तो विफाक कमज़ोर होते हैं और आपको लगता है कि एहतजाज इनको करना चाहिए। सोनिया अभी अथर बात कर रहे थे कि पानी भी जो है ना फ्रेंच पीते हैं, फ्रेंच बॉटल होती है उनके पास। तो जलसे जुलूस में आपने एक और भी लाइटर नोट में कहूँ कि वो रुखसाना बंगश साहबा भी जरदारी साहब को एक ग्लास बना के देती हैं, वो भी क्या होता है वो आप मैं ज़्यादा इसमें तफसील में नहीं जाता। देखिए बुनियादी सवाल सोनिया इस वक्त ये है कि लोग कहते हैं प्रोवोकेशन क्या है। देखें इनको सबको पता है अथर कि हुकूमत नहीं गिरा सकते। अब पीपल्स पार्टी की तरफ से तो अब समझ आ रही है कि बड़ा वाज़ेह तौर पर एक मैस मोबिलाइजेशन ड्राइव है। ये 2023 के इलेक्शन की आप रिहर्सल कह लें और यह है कि अपने लोगों को साथ मिलाने की बात है। और फिर शाह महमूद कुरैशी की बात में मुझे वज़न लगता है कि वो पीपल्स पार्टी जो पूरे पंजाब की होती थी, पूरे सिंध की होती थी, बाकी सूबों में होती थी, वो सोकड़ के 5% रहेगी, वो भी सिंध रूरल तक महदूद हो गई है। कराची इनके हाथ से निकल के आप दोबारा से आने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये है कि जी क्या एक टिकट में दो मज़े, तो सोनिया वो ले रहे हैं, सिंध में हुकूमत भी है और सेंटर में अपोजिशन भी कर रहे हैं। अब बात यह है कि लोग ये बात कर रहे हैं कि भी जब तक कि इनके अंदर से नफाक का लफ्ज़ यूज़ करूँ तो शायद पता नहीं कैसा लगेगा, मुनाफ़कत मैं नहीं कहता। लोग कहते हैं कि फजल रहमान साहब की सियासत का महवर कुछ और है, जरदारी साहब कुछ और गेम बना के बैठे हैं और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जी नून वालों को कोई धूल चटाने की कोशिश की गई है और कहा जा रहा है कि जी कुछ बातें मनवाई गई हैं इनडायरेक्टली नवाज शरीफ साहब से और जिस पे उन्होंने एग्री किया कि आ जाए नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। वरना वो तो उनको डे वन से सोनिया वो कह रहे हैं कि हमें तो इलेक्शन चाहिए। पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं चाहती, वो असम्बली की मुद्दत पूरी करना चाहती है। अभी आप देखते हैं रह गया सवाल मौलाना फजल रहमान साहब, वो तो डे वन से कह रहे हैं असम्बलियों को इस्तीफ़ा देना चाहिए, इस्तीफे इसमें से निकलना चाहिए। लेकिन जिस दिन से बहरहाल आपने देखा कि वो अपने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में कामयाब हुए हैं केपी में, उनको अब असम्बली बेहतर नज़र आना शुरू हो गई है। अब उनको खुफियात भी नज़र नहीं आ रहे, अब उनको मुख्तर हल्के जो है ना वो लगता है कि जी वो न्यूट्रल भी हो गए। अब सवाल ये है जो आप पूछ रही हैं ना कि यहाँ के क्या करेंगे, यहाँ के क्या करना। थोड़ा सा भी इस्लामाबाद में तो मैंने आपको कई दफ़ा कहा है कि 10-12 हज़ार बंदे इकट्ठे हो जाएं। हाँ। अभी आज देख लें अथर, मैं पिंडी से आता हूँ, आज सारे रास्ते बंद थे, बड़ी मुश्किल से आया। एक तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम आई है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे दौरा मुकम्मल हो। बाय द वे आज साथ ही इस खबर के साथ भी इंडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, फिर कोई चीज़ लीक करके भेजी गई है कि थ्रेट है, कोई जाली किस्म का थ्रेट देने की कोशिश की गई। एक तो ये है। दूसरा आज हमारे जर्नलिस्टों ने भी जुलूस निकाला हुआ है पार्लियामेंट तक जाने के लिए, ये जो नया लॉ आया उसके हवाले से भी। तो इस्लामाबाद तो एकदम चौक हो जाता है सोनिया, 5-10 हज़ार बंदे आ जाएँ तो मुसीबत हो जाती है। लेकिन माजरत के साथ मैं देख रहा हूँ अथर, जिस तरीके से वहाँ से लोग उनके शुरू में थोड़े थोड़े साथ थे, आहिस्ता आहिस्ता थिन आउट हो रहे हैं। वो यहाँ के क्या करेंगे, क्या ये कोई ब्लफ होगा, क्या ये धोखे में रख के कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं कह सकते कि आखिर में जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और बाकी लोग जो है ना इकट्ठे बैठ जाएं और फिर उसके बाद कोई फैसला करें। मेरा ख्याल है कि अभी तक की जो इतलात है कि जोड़ तोड़ माल शाल हॉर्स ट्रेडिंग लोगों को विन करने की कोशिश की जा रही है। हाँ। एक चीज़ सोनिया जो पता चली है कि PMLN वाले अथर कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को जो इलेक्शन जीत के बेसिकली वो इलेक्टेबल्स हैं, हाँ। वो जो इस वक्त PTI के सफ़ों में है, MNAs हैं, उनको कहा जा रहा है कि जी ठीक है आप हमारे साथ आ जाएं, आप सीट होंगे, क्योंकि डिफेक्शन क्लास लगेगी एतमाद की सूरत में, तो हम आपको सीटें अब टिकट दे देंगे अगले सेटअप के लिए। और अब ये लॉलीपॉप है या क्या है, ये इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। अच्छा अतर काज़मी साहब, कल राना सनाउल्लाह साहब का मैं एक बयान पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि अदम एतमाद में PTI के जो लोग हमारे साथ हैं या साथ देंगे उनको हमने यकीन दहानी करवा दी है टिकट्स के हवाले से। दूसरा सर, ये जो बात हो रही है चीफ मिनिस्टरशिप देने की पंजाब के अंदर काफ लीग को, पीपल्स पार्टी ने भी ये तजवीज़ दी है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को बना दिया जाए। तो आपको लगता है कि ये चीज़ नून लीग को सूट करेगी? ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को तजवीज़ भेज दी, आपको लगता है कि नवाज शरीफ मान जाएंगे पंजाब के अंदर देने के लिए? आई थिंक अगर पीपल्स पार्टी ने ये तजवीज़ दी है तो मेरे ख्याल में ये एक तरह से मियाँ साहब को बैक फुट के ऊपर ले जाने के लिए दी है। इसलिए कि अगर परवेज़ इलाही वहाँ पे वज़ीर आला बन गए तो क्या वो नून लीग को काबिल कबूल होगा? मेरा नहीं ख्याल। एक तो काफ लीग की सीटें बहुत कम है, दूसरा एक हिस्ट्री भी है और काफ लीग के हवाले से ये तासुर पाया जाता है कि वो पंजाब की जमात है।
और पंजाब के अंदर अगर इस इलेक्शन से पहले अगर आप परवेज अलाई को मजबूत कर देंगे तो वो तो नून लीग को तोड़ने का फार्मूला होगा। वो जो इलेक्टेबल्स जो पीटीआई की बात हो रही है वही इसी तरह के इलेक्टेबल्स जो नून लीग में हैं वो सारे काफ लीग की तरफ आ जाएंगे, इसलिए कि इशारा ये समझा जाएगा कि काफ लीग के ऊपर किसी का दस्ते शफकत है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे मौके के ऊपर नून लीग को ये सूट करता है कि वो काफ लीग को पंजाब दे और पंजाब के अंदर उनका वजीर आला हो। लेकिन जहां तक ये ताल्लुक है कि आगे क्या नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब के आपने बयान का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा हम टिकट्स भी देंगे और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगला जो वजीर आजम होगा उसका फैसला भी नवाज शरीफ साहब करेंगे। देखिए ये सारी पॉस्चरिंग है, ये बेसिकली उन इलेक्टेबल्स को पैगामात भेजने का एक तरीका है कि भाई हमारे ऊपर दस्ते शफकत आ गया, हमें ये सिग्नल मिल चुका है कि अगले वजीर आजम हमारी तरफ से होगा, अगले इंतखाबात में के बाद हमारी हुकूमत होगी, तो लिहाजा अब आप हमारे साथ आ जाएं। वो नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त ये फैसला नहीं कर सकते कि मैं अपने मुल्क में कब आऊंगा, वो नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त बरतानिया के मुख्तलिफ इदारों में दरखास्तें दे के बैठे हुए हैं कि मेरा वीजा बहाल करो, क्या वो पाकिस्तान के अगले वजीर आजम की किस्मत का फैसला करेंगे या अगले वजीर आजम के नाम का फैसला करेंगे? वो तो अपने मुल्क की वापसी का फैसला नहीं कर सकते। तो उनकी हालत तो सियासी हालत इस वक्त ऐसी है ही नहीं है। लेकिन ये वही पैगाम देने की कोशिश और ये तासुर कायम करने की कोशिश जिस तरह मीडिया के अंदर भी किया जाता है, वो जनवरी में आ गए, दिसंबर में आ रहे, 22 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने कहना है कि जी हमने तो 29 तारीख को तहरीक अदम एतमाद पेश करनी थी, पर ये तो पता चला इस साल तो फरवरी में महीने ही 28 हैं। अच्छा। दिन 28 है, लीव का साल आएगा तो करेंगे। सर इस्लामाबाद में एक और चीज़ भी बड़ी डिस्कस हो रही है कि ये एंड गेम में अगर फ़र्ज़ करें अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके बाद से क्या होगा। अब पीएमएलएन के हलकों में से कुछ खबरें आती हैं, वो कहते हैं कि जी शायद हमें ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था कि ये पंजाब के 6 डिवीज़न की पार्टी है, लाहौर से लेके आप देख लें अटक तक की, यहीं से सीटें जीत के आते हैं। हमेशा इन्होंने आप देख लें बाकी सूबों से नहीं जीतते, क्योंकि 13 करोड़ का सूबा है, सबसे ज़्यादा एमएनएस की सीटें एमपीएस की हैं, तो आसानी के साथ सेंटर में भी अब पंजाब इनके पास आ जाता है। और फिर इनके मुखालिफ अगर कोई बेनज़ीर मरूमा जैसी हो तो उनको जीने नहीं देते, जिस तरह इनका हिसाब किताब है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जरदारी साहब जो है ना कुछ लोगों को बेवकूफ़ बनाने में या ब्लफ करने में कामयाब हो गए हैं, और इस बुनियाद पर कामयाब हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि भी अगर ये 13.5 महीने रह गए हैं, आपके ख़िलाफ़ बड़ा खौफनाक शिकंजा कसने जा रहा है। और ये बार बार शेख रशीद और बाकी लोग कह रहे हैं कि अभी चंद दिनों में लोग जेलों में होंगे, शहबाज शरीफ जेलों में होगा। और शहबाज शरीफ साहब के बारे में अतर ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि उनका प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस अगर फ़र्ज़ करें थोड़ा सा है भी, तो उसको स्कटल किया जा रहा है। तो सारे प्रोसेस में आपने देखा जो मरियम साहबा का एक ही बयान मुझे बड़ा लगा था कि कोई सोच समझ के दिया गया था, वो ये था वो जिसमें वो कहती हैं कि जी अदम एतमाद एक रिस्की गेम है, चले हमें रिस्क लेना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि अब तक की बात ये सब लोग कह रहे हैं नंबर्स गेम पूरे नहीं हैं, ये ब्लफ भी हो सकता है पूरे भी कर लें। लेकिन हमने देखा 89 के बाद बेनज़ीर साहबा की हुकूमत आपने देखा जब आई थी, नो कॉन्फिडेंस हुआ था, तो वो 12 वोट्स से जीत गई थी। 12 अथर एक आप चीज़ बताइएगी, आज मैं भी डिस्कस कर रहा था, पहले मेरे जहन में नहीं थी, आज सुहेल वड़ाई साहब ने भी कालम लिखा है। वो कह रहे हैं कि जी 2006 में ये क्या कहते हैं अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई थी, और उसमें ये पेश की गई थी मौलाना फजलरहमान की तरफ से। ये नहीं लिखा बाकी पार्टियां कौन, नहीं डेफिनेटली बाकी साथ होंगे। उसमें बता रहे हैं कि 136 लोग जो है ना वो इसमें उन्होंने मुखालफत में वोट दिए थे और हुकूमत के पास 201 वोट थे। बहरहाल ये बहुत ही मुझे लगता है इनसिग्निफिकेंट चीज़ है, हुई होगी, उन्होंने लिखा है तो हुई होगी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि इस पर कोई बड़ा हंगामा या बहुत ज़ोर शोर से हो, या तो लोगों को पता होगा कि ये फॉर श्योर इससे नाकाम ही होना है। सही, ठीक है। इसका जवाब लेंगे अतर काज़मी साहब से, मुख्तसर ब्रेक लें, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अतर काज़मी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे बात हो रही थी कि अगर हिस्ट्री देखी जाए तो कोई भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई। 89 में ज़ाहिर शहीद बीबी के ख़िलाफ़ भी आई थी और ये कहा जा रहा था कि मुक़्तदर हलकों की सपोर्ट के बावजूद वो तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी। फिर बात होती है कि 2006 के अंदर शौकत अजीज़ साहब के ख़िलाफ़ भी इसी तरह की एक तहरीक अदम एतमाद लाई थी जो कि नाकाम हुई थी। तो सर अगर हिस्ट्री देखी जाए तो आज तक कामयाब नहीं, संजरानी साहब के खिलाफ
भी देखें वो भी सबके सामने है, बिल्कुल चेयरमैन सेनेट के खिलाफ। तो सर आपको क्या लगता है, ओपोजिशन तो सारे मामलात को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही है, अगर फ़र्ज़ कर भी लिया जाए कि उनके पास नंबर गेम भी पूरे हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये जिस तरह से माजी में कभी कामयाब नहीं हुई यही सूरत हाल रहेगी या कुछ तब्दील हो सकती है चीज़ें? देखें, अगर तहरीके अदम एतमाद असूलों के ऊपर आ रही हो ना, फिर वो कामयाब भी हो सकती है। बात ये है कि ऑपोजिशन किसी को अगर तोड़ना चाहती है तो ऑपोजिशन के पास देने के लिए क्या है? हुकूमत के यस। पास तो देने के लिए ज्यादा होता है। हुकूमत जितनी भी कमजोर हो, तमाम जो इदारे होते हैं वो हुकूमत के अंडर होते हैं। हुकूमत फिर भी कुछ ना कुछ ऑफर कर सकती है। हुकूमत की ताकत को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आपने माजी का जिक्र किया, ऑपरेशन मिडनाइट जैकाल हुआ। मैं उन लोगों से ज़ाती तौर पे बातचीत कर चुका हूँ जो इस चीज़ के गवाह हैं कि किस-किस गाड़ी में ब्रीफकेस घूम रहे थे। एहतशाम साहब तो जानते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर और कहाँ-कहाँ और कौन-कौन से किरदार उसमें मुतहरिक थे, और सब कुछ होने के बावजूद बीबी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई। तो अब इनको भी पता है कि तहरीक अदम एतमाद इस तरह कामयाब नहीं होगी, और बात वही है जो मैंने पहले की, ये वो सारी परसेप्शन क्रिएट करने की एक कार्रवाई है अगले इलेक्शन से पहले। चाहे वो JUIF हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जिनके ऊपर हम इल्ज़ाम तराशी करते रहे, वो जिनके खिलाफ हम दुश्नाम तराजी करते रहे, अब उन्होंने हमारे सर के ऊपर हाथ रख लिया है। जरदारी साहब जलसे में कहते हैं वो मुझसे फार्मूले पूछते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि जी वो न्यूट्रल हो गए। तो बेसिकली ये इलेक्टेबल्स को ये मैसेज दे रहे हैं यार कि हमारे ऊपर उनका हाथ आ गया, अगला इलेक्शन हमारा है, तुम लोग हमारे साथ मिल जाओ। तो आदम एतमाद इमरान खान को फारिग करने से ज्यादा इनकी जो सियासी साख है और जो इनकी सियासत इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर है, उसको ऑक्सीजन फराम करने का एक जरिया है। और ये तासुर देने की कोशिश है कि जी देखें, उन हलकों ने हमें कहा कि तहरीक अदम एतमाद ले आओ, हम सही। ले आए। इसका मतलब है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान नहीं है, हम ठीक ही है। हैं, हमारे सही। साथ रहो। अच्छा एहतशाम साहब, ये जो पूरी एक सियासी हलचल और अपोजिशन की जानिब से जो माहौल बनाया गया है, ये लॉन्ग मार्चेस और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद, अगर ये कामयाब नहीं होता तो सर आपको क्या लगता है, हुकूमत के लिए मुश्किलात अपनी जगह पर, महंगाई और दीगर मसाइल मुआशी हवाले से, आपको लगता है कि इस सब के बावजूद हुकूमत मजीद मजबूत होकर सामने आएगी? सुनिए, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे मेरा ख्याल है समझ आ जानी चाहिए 3.5 साल के बाद, और अपोजिशन चाहे मुश्तरका तौर पे हो, चाहे पीपल्स पार्टी अलहदा करे, नून वाले अलहदा करें। फजलरहमान साहब एक दफ़ा आ चुके हैं 40-50 हज़ार बंदा लेके, उन्होंने अपने तौर पे किया था, किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। अब आम तौर पे जो कहा जा रहा है, जो मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि इनके अहदाफ डिफरेंट हैं तीनों पार्टियों के, इनके मकासद डिफरेंट हैं, और इनके साथ साथ जो अगला लाहेमल है वो डिफरेंट है। अभी आप देख लें जरदारी साहब क्यों इतना कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं, उसकी वजह यह है कि सारे केसेस ऑलमोस्ट उनके जो है ना ज़मानतें हो चुकी हैं, कराची उनके केसेस शिफ्ट हो चुके हैं, और उसके बाद 1-2 बैंकिंग वाला केस था, कहते हैं अथर बड़ा सख्त था, उसके आप देख लें सारा रिकॉर्ड ही उसका जल गया है। अब कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि मुख्तलिफ हल्के जो हैं वो कंफर्टेबल हैं नून अपना पीपल्स पार्टी के साथ, और हो सकता है कि जो एश्योरेंस देने वाली बात आती है कि जी 2023 के में भी उनको कुछ मिल जाएगा, और शायद सिंध की हद तक उनके पास ही रहे। और यही कहा जा रहा है कि जरदारी साहब का मफाद इस हद तक रह गया है कि सिंध उनके पास रहे, ताकि जो माजरत के साथ जो उनके मुखालफिन कहते हैं चोर और चक्के लूट मार करने वाले सिंध में बैठे रहें, उनको कोई ना पूछे। अभी एक चीज़ तो मुझे अथर बड़ा वाज़े तौर पे लग रही है कि जरदारी साहब ने ये जो कार्ड्स खेला है बड़ा सटल तरीके से खेला है, कि जो नून लीग की क़यादत को डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने बता दिया कि भाई देखें, अब सूरत हाल ये है कि ये आप मत सोचें कि जी 14 माह मुकम्मल होने दें, नए इलेक्शन होने। उन्होंने कहा ये एहतसाब का नया शिकंजा आ रहा है, बार बार कह रहे हैं कि जी नहीं छूटेंगे, $25 बिलियन की 25 अरब रुपए की नई मनी लॉन्ड्रिंग जो है शहबाज शरीफ वाली, इस तरह और लोग भी जाएंगे जेलों में। ये एक सियासी तौर पे हुकूमत भी ये कर सकती है, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जी आपको 1.5 साल में तैयार हो जाएं कि आपके लिए मुश्किलात नून वालों के लिए बहुत ज़्यादा होंगे, आपके लोग जेलों में जाएंगे, और प्रोसेस में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने लड़ाई जिससे लड़ी है भले लड़ें, लेकिन सियासी तौर पे अपने मफादात को भी सामने रखें। वही नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा आपने देखा जो 1.5-2 साल तक इतना सख्त गिर रवैया था, अदारों का नाम लेके, जर्नैलों का नाम लेके बातें की, अब पता चल रहा है कि जो बहुत बड़ा एक फोपा किया जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, फ्रेंच में कहते हैं,
को गलती ब्लंडर से भी बड़ी ऊंची बात की उन्होंने। अब उनको अंदाज़ा हो रहा है कि भी सियासत में सारी जिसको कहते हैं अपने पत्ते शो नहीं करने होते, आपने एक्सट्रीम पोजीशन नहीं होनी थी, फॉल बैक करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। आपके साथ सियासी लोग भी हों, गैर सियासी लोग भी हों, तब जाके आपकी बात बनती है। माजरत के साथ हमारी पॉलिटिक्स तो ऐसी है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो आप एंड गेम पूछ रही हैं, देखिए एंड गेम में क्या होगा, एक चीज़ मुझे लग रहा है ज़ाती तौर पे जो हदफ मुकम्मल कर पाएगी अपोजिशन, मुझे नहीं लगता कि नंबर्स गेम उनके हक में है। वो ये है कि हुकूमत पे दबाव एक तरह का ज़बरदस्त वो ले आएंगे और फिर यह है कि अगले 14 महीने भी हुकूमत को भी इसी तरह दबाव में रखेंगे। और माज़रत के साथ अथर मुझे लग रहा है कि जो हुकूमती लोग वो ज़रा अपना काम नहीं कर पा रहे। अब देखें जलसे जुलूस करने का आपका कोई काम नहीं है भाई, आप अपनी वजारतों में जाएं, काम करें। अभी थोड़ा टाइम रह गया, अभी 6 महीने के बाद फीता कटिंग का टाइम आएगा, लोग सवाल करेंगे कितने प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए। खाली सेहत कार्ड के ऊपर इलेक्शन शायद जितना मुश्किल हो वो भी 20% हो जाता है, बहुत अच्छी बात होगी। इलेक्शन आप देखें EVM से होगा, 90 लाख कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं, वो आधे भी आपको दे देंगे, शायद आपकी बात बन जाए। लेकिन कुछ प्लाजेबल जिसको कहते हैं ना, कुछ देने के लिए हुकूमत को कुछ देना चाहिए। अभी देखें ना, आज फिर बात आ रही है कि 8 रुपये पेट्रोल और 9 रुपये या 11 रुपये डीजल बढ़ने की बात हो रही है। और फिर यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस की वजह से आप देख लें तेल तो $110 बैरल हो चुका है। वो सूरत हाल किधर जाएगी? हम तो नेट इम्पोर्टर हैं इसके अपना गंदम के रशिया और यूक्रेन से, वो एक अलग सेटबैक होगा। तो मेरा ख्याल है अथर हुकूमत को कुछ देने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म में ठीक है, आप 10 डैम बना लेंगे, आप 2025 में ये एक डैम मुकम्मल हो जाएगा। इनका कॉमर्स मिनिस्टर साहब का जो है, ठीक है जी, जी हाँ। लेकिन बात यह कि फौरी तौर पे आप शॉर्ट टर्म में लोगों को महंगाई वो नासूर है कि लोग परेशान हो गए हैं, इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो मेरा ख्याल है अपर मिडिल क्लास वाले भी उससे तंग आना शुरू हो गए हैं। ठीक है। अच्छा अदर काज़मी साहब, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एहतशाम साहब जो बात कर रहे हैं कि 1.5 साल का अरसा रह गया है और ज़ाहिर है आवाम को देने के लिए गवर्नमेंट को फौरी तौर पर कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म ज़ाहिर है जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन महंगाई है, रूस यूक्रेन तनाज़े को लेकर ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। तो सर आपको लगता है कि अब कारकर्दगी पर फोकस करना ज़्यादा है, अपोजिशन के सवालों के जवाब देना, अपोजिशन ने करप्शन कर ली, ये लॉन्ग मार्चेस, ये तो अब पिछले इतने अरसे से किए जा रहे हैं, कारकर्दगी पर फोकस करना चाहिए? आप देखिए, कारकर्दगी के साथ साथ जो हुकूमत का बयानिया है ना, वो बयानिया अपना बेहतर तरीके से ये लोग इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। हाँ। कारकर्दगी तो देखें, शहबाज शरीफ के आज किसी मुखालिफ को आप यहाँ पे बैठा लें सामने टीवी पे, वो ये कहेगा कि शहबाज शरीफ बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे। लेकिन जब शहबाज शरीफ ने 10 बरस से ज्यादा पंजाब की वजारत आला करने के बाद जब उन्होंने छोड़ी, क्या पंजाब के अंदर कोई भी एक ऐसा महकमा था जिसकी कारकर्दगी मिसाली हो? चाहे पुलिस हो, महकमा माल हो, सेहत हो, तालीम हो। अगर इतने वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे तो कुछ तो अच्छा छोड़ के जाते ना। लेकिन उन्होंने एक तासुर कायम कर लिया, उन्होंने एक वो बयानिया बनाने में वो कामयाब हो गए, जो इस हुकूमत की नाकामी है। अब अगर इस हुकूमत को पता है, एहतसाब की बात की शाम साहब ने भी, कि अदालतों से उनको रिलीफ मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर इस मुल्क में किसी का एहतसाब हो सकता है तो वो मीडिया पे ही जो बैठ के हम लोग कर लेते हैं वही होता है एहतसाब। बाकी किसी जगह पे एहतसाब नहीं होता है। एसेट रिकवरी यूनिट बनी, उसमें अरबों रुपया लग गया, उसका नतीजा क्या निकला? मासवाइस के जहांगीर तरीन नाराज हो गए, अलीम खान सियासत छोड़ के अलहदा हो गए और खान साहब के सियासी बाजू जो हैं वो एक तरह से काट दिए गए। तो मुझे यही लगता है कि हुकूमत कुछ करे या ना करे, अगर ये कुछ करेगी भी तो इनका वो पैगाम आवाम तक पहुंचाने में ये नाकाम रहे हैं। इनकी मीडिया जो पॉलिसी रही है। एक मैं पॉइंट ऐड करूं अथर, आपने बड़ा अच्छा बात की है कि बयानिया एस्टैब्लिश करने में नाकामी है। देखें इनका बयानिया डे 1 से क्या था, वो प्राइम मिनिस्टर साहब, वो उनके लोग, वो 70% 80% वो करप्शन, एहतसाब, पैसा निकलवाना, सज़ाएँ देना, मंतकी अंजाम तक लेके जाना, वो नहीं हुआ। आज हर तकरीर में प्राइम मिनिस्टर साहब यही कहते हैं कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, भले ना आप छोड़ें। अब लोग तो यही सवाल कर रहे हैं कि जी ना तो पैसा रिकवर, एक ढेला किसी से रिकवर हुआ, ठीक है जी, ना ही किसी को सज़ा हुई, ना ही आपने चार्जेस मुकम्मल किए, किसी के ख़िलाफ़ रेफरेंस मुकम्मल हुआ। कोई बड़ा आदमी जो है ना आज तक, ठीक है, वो एहतसाब वाले कहते हैं कि कमीशन वाले कि जी 480 अरब रुपया हमने दिया है, लेकिन वो मुदारबा कंपनियों से ले लेना, हाउसिंग सोसाइटियों से, इंडिविजुअल से ले लेना। सियासतदान जो इन पे करप्शन के असर इतने खौफनाक इल्ज़ाम हैं, हमारे जिस बुरे तरीके से मादत के साथ इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, इनका तो एहतसाब नहीं हुआ। अब एहतसाब नहीं हुआ, अब एक तरफ हुकूमत कहती है कि जी अदालती निज़ाम वीक है, सपोर्ट नहीं मिलती है, केसेस पे पड़े हुए हैं, अब नया लॉ लेके आ रहे हैं जी, मुकदमा जो है ना वो 90 दिन के अंदर फाइनल होंगे। वो किसने देखी है? जब तक निज़ाम नहीं ठीक होगा कुछ भी नहीं होगा।
बयानिया ये नहीं बन पाया। ये जो करप्शन की बुनियाद पे, हाँ लोगों को पता है अतर के करप्ट लोग हैं, करप्शन की गई है, वसूल नहीं किया गया, लिहाजा अब इसको लेके आप आगे चलेंगे करप्शन की बुनियाद के बयानिए को, तो मेरा ख्याल है वो लोग जो है ना, वो एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ वसूली कुछ नहीं हुई, प्रोसेस में लोग कहते हैं यार हमें क्या है, अगर थे चोर लोग तो पकड़ते आप, अंदर करते इनको पैसा रिकवर करते, वो नहीं किया। रास्ते में क्या हुआ कि लोग लुट गए, लोग मारे गए, बहुत सारी वजूहत भी हैं, तेल है, कोरोना की वजह है, सारी दुनिया में महंगाई की लहर है, 22% 23% अमेरिका जैसे मुल्क में महंगाई आई, कमोडिटी प्राइसेस में भी। अभी आप क्या करेंगे? हुकूमत के पास कोई, मुझे लगता है अल्टरनेट कोई चीज़ नहीं है फिर सिवाय इसके कि ये अपने ओपोनेंट्स को रोज़ ये कह के जलील करने की कोशिश करें कि भाई इन्होंने खाया। दूसरी तरफ लोग कहते हैं यार जब चीज़ साबित ही नहीं होती, हाँ। आप कैसे कह सकते हैं खाया? हाँ। आप कैसे कहते हैं कि मैं शहबाज साहब के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, वो करप्ट है? तो जैसे आप जीत के आए वैसे वो जीत के आए, तो जब तक प्रूव ना हो तो आप कैसे कहेंगे? सही। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, अतर काज़मी साहब का जवाब लेते हैं ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अदर काज़मी साहब, एहतशाम साहब जो बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है गवर्नमेंट एक बयानिया लेकर आई थी, एहतसाब का बयानिया, हमने देखा है रोज़ गवर्नमेंट बात करती है ये करप्ट हैं, चोर हैं, लेकिन साबित कुछ नहीं कर पाई। दूसरी तरफ बात ये होती है कि ये वाइट कॉलर क्राइम है, इतनी जल्दी इसको साबित करना इतना आसान नहीं है। दूसरा, हमारा अदालती निज़ाम ऐसा है कि ज़ाहिर है इतने लंबे अरसे तक केसेस चलते हैं कि अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो मुल्ज़िम को ही पहुँचता है। तो सर यहाँ पर गवर्नमेंट की जस्टिफिकेशन आपको लगता है कि ठीक है? जैसा आपने भी जिक्र किया, वो अदालती निजाम का शिकवा करते हैं, मुख्तलिफ मसाइल का शिकवा करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर बंदा जो स्ट्रीट में है, हर बंदा जो वोटर है, वो इतना आर्टिकुलेट नहीं है कि वो इन पेचीदा चीजों को समझे कि 18वीं तरमीम के अंदर ये लिखा हुआ है, फलाने पीनल कोड के अंदर ये लिखा हुआ है, हम ये नहीं कर सकते। उसको ये नजर आता है कि एक भी बंदे को सजा नहीं हुई। आज ही आप देख लीजिए, शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे के ऊपर फर्द जुर्म आयद करना मुश्किल हुई है, फर्द जुर्म ही नहीं आयद हो रही। तो ऑल्दो के अब तो चीजें एफआईए के हाथ में आ गई हैं और वो लोग केस लेके चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आम बंदे को ये लगता है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। अगर 2-3 बड़े लोगों को सजाएं हो जाती, कुछ पैसा रिकवर हो जाता, तो फिर आप अवाम के पास जाके ये कह सकते थे यार कि आपको मुश्किलात हैं, चीजें महंगी हो गई, लेकिन देखें इन लोगों को हमने पकड़ा है, आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो अभी 1.5 साल है अतर काज़मी साहब, आप उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं अपोजिशन के कोई 2-3 बड़े लोग जिनके बारे में गवर्नमेंट हमेशा बात करती है, आपको लगता है साबित कर पाएंगे इस अरसे में? इस अरसे में तो मेरे ख्याल में इनका बेहतरीन ऑप्शन यही होगा, मुझे और एहतशाम साहब को पकड़ के बंद कर दें। अच्छा। ऑपोजिशन से तो ये आपको कोई उम्मीद नहीं है? ताकतवर लोगों के आगे तो हुकूमत हमें बेबस लगती है। देखिए एक चीज़ तो सोनिया बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आ गई है कि जिस तरीके से तारीख पे तारीख मिलती है अपोजिशन को लोगों को, और जिस तरीके से ख़ास तौर पे सिंध में आपने देखा और बाकी जगहों पे देखा, और पंजाब में इस पर कोई दो राय अथर नहीं है कि पंजाब में इतना खौफनाक गढ़ बना के चले गए नून वाले। मैं आपको बताऊँ, जब ये गए थे ना, और PMLN की हुकूमत गई थी कि एक रिपोर्ट आई थी कि पिछले 10 बरसों में, उस वक्त पिछले 10 सालों में पंजाब में पुलिस के ग्रेड 15 से लेके 22 तक के लोग, जो 200 लोग थे, वो लाहौर से नहीं तब्दील हुए, उनको लाहौर में ही रखा गया। उनमें वो लोग हैं कि जो ग्रेड 15-16 से 22 तक पहुंच गए, तो ज़ाहिर है उनकी लॉयल्टी तो अथर उन्हीं के साथ होगी ना। इसी तरह से आप देख लें, ब्यूरोक्रेसी में लोग उनके साथ हैं। आज ब्यूरोक्रेसी में इनके साथ कोई नहीं है ना, डर रहे हैं लोग, काम ही नहीं करते। आपने देखा फाइल को हाथ ही नहीं लगाते। तो कई हवालों से तो अपना काम करके दिखा के चले गए। नतीजा ये है कि कन्विक्शन की जब बात आती है तो पूछते नहीं है, और फिर माजरत के साथ लोग तो लतीफ़े बने हुए हैं कि जी किसी ने कोई फ़ैसला लेना है, कोई रिलीफ लेना है तो लाहौर हाई कोर्ट चला जाए। तो ये तो सब बातें लोगों को पता है कि निज़ाम किस तरह फंक्शन करता है। इन रोड्स बड़े खौफनाक तरीके से PMLN ने बनाए हैं। ये 30 साल की सियासत में उन्होंने पटवारी से लेके टॉप लेवल तक जो है ना, हर अदारे में बंदे अपने घुसेड़े हैं। जिस तरह चीज़ों को ख़राब किया गया है, जिस तरीके से करप्शन की दलदल में घसीटा गया है, इसी तरह से सिंध में देख लें, पीपल पार्टी के दौर में देख लें, तो ज़ाहिर है वो सारे स्टेक होल्डर जो बैठे हुए हैं, जो अंदर बैठे हैं सोनिया, जिनके बड़े वाज़ेह मफादात हैं पैसे के साथ, वो इमरान को क्यों मदद करेंगे? वो किस हिसाब, इमरान उनको क्या दे सकता है? वो तो बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। और जरदारी साहब तो कहते हैं जो मैं दे सकता हूँ आप नहीं दे सकते। लोगों को समझ आनी चाहिए इस बात की। जी अतर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
हाँ, देखिए हमारे माशरे में लोग ये देखते हैं ना कि ये अपने साथियों को क्या दे रहा है। अगर आप नून लीग की और पीपल्स पार्टी की बात करें, वो अपने लोगों को लुक आफ्टर करते हैं। उन्होंने तो ऐसे-ऐसे साबिक जजों को जो बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पे उठा के कराची के गवर्नर हाउस में स्ट्रेचर पे जाके डाल दिया कि मरने से पहले उनको एक ओहदा दे दें। हाँ। जिस जज ने इनके हक में फैसला दिया, चाहे वो लोन कमीशन हो, कोऑपरेटिव स्कैंडल वाला, चाहे कोई और हो, उनको इन्होंने ओहदों से नवाजा। इनके जो पुलिस का आपने जिक्र किया, आईजी राना मकबूल साहब जो हैं, वो इतने इनसे लॉयल थे कि वो आर्मी चीफ को गिरफ्तार करने चले गए परवेज नाज़र के मुशर्रफ साथ को। अतर अताउल्लाह कासमी राइटर भी हैं, कुछ अखबारों में भी लिखते हैं। उन्होंने कहा मियाँ साहब को पसंद है, मुझे नॉर्वे में सफ़ीर लगा दें, उनको सफ़ीर बना दिया गया। और जो लोग वहाँ पे, मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे नॉर्वे के लोगों के, जिस तरह वो तड़पा करते थे कि कोई बात करने का तरीका नहीं है, कोई सफारती महारत नहीं है, लेकिन मियाँ साहब के मुँह से निकला वो लफ्ज़ जो है हरफ आखिर होता जाता। सही। वो ना, तो इसमें सिस्टम के अंदर इन्होंने लोगों को लुक आफ्टर किया और यही वजह है कि वो लोग अभी भी इनके साथ हैं। राना मकबूल साहब को गिरफ्तार हुए, उनको पुलिस से निकाला गया। आपको पता है मुशर्रफ साहब की जब टेक ओवर हुआ उसके बाद आज वही राना मकबूल जिन्होंने जरदारी साहब की जुबान काटी थी मुबैना तौर पे जेल के अंदर, इस वक्त वो सेनेटर बन गए हैं। बिल्कुल, तो ये लोग जिस सही। टॉक शो तरीके से में बैठे लोगों को होते लुक हैं। आफ्टर। हाँ, जी जी। तो बिल्कुल। इमरान खान तो चाय नहीं पिलाता किसी को। हाँ, वो अच्छा। आप फिर लोगों से एक्सपेक्ट क्या कर सकते अच्छा अतर काज़मी साहब, ज़ाहिर है हमेशा बात की जाती है प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, खान साहब के हवाले से, कि वो करप्शन के उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, करप्ट नहीं है। दूसरा ये कि वो काम करना चाहते हैं लेकिन माफिया अजाड़े हाथों आ जाते हैं। तो सर फिर क्या किया जाए? मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव अगर माफियाज के आगे बेबस हैं तो फिर आम आदमी का क्या होगा? फिर कौन इस निज़ाम को बदलेगा? अगर प्राइम मिनिस्टर बदलना चाहते हैं तो वो बदल नहीं सकते, तो फिर क्या कहा जाए कि हमें इसी निज़ाम के साथ ही रहना है, इसी निज़ाम के साथ ही आदी करना पड़ेगा अपने आप को, या कौन बदलेगा फिर? देखिए, पाकिस्तानियों से दो लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। एक यूनानी, जिनकी जमहूरियत के नाम पे हम पाकिस्तान के अंदर जो करते आ रहे हैं। हम्म। दूसरे जो सिसिलियन माफिया है, उन लोगों ने, अगर किसी दिन कोई पाकिस्तानी उनके हाथ चढ़ गया, वो कहेंगे तुम्हारे मुल्क में अगर कोई चीनी चोरी करे तुम उसको माफिया कह देते हो, कोई सड़क पे भीख मांग रहे हो तो लोग कहते हैं जी इन फकीरों को हम नहीं रोक सकते, ये माफिया है। भाई सबसे बड़ा जो माफिया होता है ना, वो स्टेट होती है, वो रियासत होती है। रियासत से बड़ा ना कोई गैंग होता है, ना कोई माफिया होता है। रियासत अगर अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसलिए कि ताकत की मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ रियासत के पास होती है। अगर रियासत सही मायनों में एक असल रियासत है, तो आप हमें ये मत बताएं कि कौन माफिया है। आप उस माफिया से डील करें, चाहे ताकत के जरिए करें, कानून के जरिए करें। आप तो कोई भी शख्स सामने आता है, वो कहते हैं जी ब्यूरोक्रेसी में भी माफिया है, इधर भी माफिया है, उधर भी माफिया। भाई इन्हीं माफियाज को तो खत्म करने के क्यों लिए खत्म नहीं अवाम किया? वन जी। लाइनर अथर यही है कि टाइम टू डिलीवर। अब मेरा ख्याल है जलसे जुलूस इनको छोड़ देने चाहिए। पीटीआई के लोगों को आखिरी जो 14 महीने रह गए हैं कुछ करके दिखाना चाहिए, पब्लिक के पास जाना है। अब तो एमएनएज एमपीएज वो भी डरते हैं कि किस मुंह से लोगों के पास जाएंगे, महंगाई और चीज़ें। तो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना पड़ेगा। इनके पास कोई दिमाग होने चाहिए जो इनको सियासी तौर पे भी बताएं क्या करने की ज़रूरत है, और कुछ शॉर्ट टर्म में लोगों के लिए कुछ सोचें। अदरवाइज़ तो मुझे लगता है इनके लिए मुश्किलात होंगी। सही। लेकिन एहतशाम साहब, शॉर्ट टाइम में गवर्नमेंट कह रही है जो हमने कर सकते थे वो किया, रिलीफ पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन एक ज़ाहिर है जो महंगाई का फैक्टर है उस हवाले से ये जस्टिफिकेशन दी जाती है कि आलमी सतह पर महंगाई है। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऑलरेडी इजाफा हुआ, अभी पिछले दिनों पेट्रोल 10 रुपये सुनिए, महंगा हुआ, देखो बल्कि वो 12 रुपये। अथर भी वही बात कर रहे थे ना, अभी आम फिर 10 आदमी रुपये को इन महंगा हो चीज़ों जाएगा। की निटी ग्रिटी का नहीं पता कि जी 7th एनएफसी अवार्ड में क्या हुआ था, 18वीं तरमीम क्या कहती है, सूबों के अख्तियारात क्या हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या चीज़ होती है। वो तो ये कहता है कि जी मेरा घर चल रहा है कि नहीं चल रहा। मतलब अब तो देखें ना, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग जिनको थोड़ी बहुत समझ बूझ भी है सियासत की, वो भी परेशान होते हैं कि जब उनका घर नहीं चल रहा होता। जब आप घर में बैठ के, देखिए, होटल में बैठ के, बैठक में बैठ के जी, सियासत की लास्ट बातें मिनट। करते हैं, वो उस वक्त अच्छा लग रहा होता है कि जब आपके घर में मामला ठीक चल रहे हों। जी अतर साहब, लास्ट मिनट है, क्या कमेंट करना चाह रहे हैं? देखिए, बात वही है कि जब तक अब हमको उसका कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, हम उस सोसाइटी में रहते हैं कि यहाँ पे शादी भी वो याद रखी जाती है जिसका खाना बेहतरीन था, कि फलाने की शादी में खाना बड़ा अच्छा था। तो ये वो मुआशरा है हमारा, बहुत सारे मसाइल हैं। जब तक अवाम को खाने पीने की चीजों के ऊपर रिलीफ नहीं मिलेगा, तब तक आप जो मर्जी कहते रहे हम डैम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, आम बंदे को उसकी समझ नहीं आनी। उन्होंने सही। बिरयानी की प्लेट के ऊपर वोट दे देना बिल्कुल, है। फिर हुकूमत आप कह रहे हैं कि तो जितना मर्जी इस महंगाई कर ले, ज़ाहिर है आम आदमी को अगर कुछ लेना देना है तो वो ये है कि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, आम जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो उन्हें मिल जाएं। बेल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। अदर काज़मी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।